गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में प्लांट टिश्यू कल्चर में जीन ट्रांसफ़र पढ़ रहे थे हम, और डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में कुछ विधियां हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि जो जीन गन है उसके द्वारा किस तरह से जीन ट्रांसफ़र होता है, और इसी प्रकार से हमने पढ़ा माइक्रो इंजेक्शन। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसे हम विद्युत छिद्रण भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इस विधि में क्या किया जाता है। इस विधि में एक लक्ष्य प्रोटोप्लास्ट होता है। क्या होता है? लक्ष्य प्रोटोप्लास्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विलियन में निलंबित कोशिकाएं, यानी कि ये वाली जो है ये लक्ष्य प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है, तो लक्ष्य प्रोटोप्लास्ट या पादप कोशिकाओं या उत्तकों, किसी को भी हम एक लक्ष्य के रूप में ले सकते हैं, जिसके अंदर हमें बाहरी डीएनए को प्रविष्ट करवाना होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए किया क्या जाता है। इस विधि में जो भी लक्ष्य उत्तक या कोशिकाएं या प्रोटोप्लास्ट है, जैसा कि यहाँ पर है, तो उसको विद्युत प्लस दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? झटके दिए जाते हैं, स्पंद दिए जाते हैं। प्लस को हम कह सकते हैं हिंदी में स्पंद। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो इन उत्तकों में, कोशिकाओं में जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उनके अंदर छिद्र बन जाते हैं। कैसे छिद्र बन जाएंगे? क्षणिक अस्थायी छिद्र बन जाएंगे। जैसे ये कोशिका है और इस कोशिका में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो जब इसको प्लस रेट दिया जाएगा, यानी कि स्पंद दिया जाएगा, तो इसकी जो झिल्ली है उस झिल्ली में छोटे छोटे क्या बन जाएंगे? इस तरह के छिद्र बन जाएंगे, और इन छिद्रों से होकर वांछित डीएनए कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, एक विलियन है, जैसा कि आप देख सकते हैं विलियन में निलंबित कोशिकाएं। क्लियर? तो इस विलियन में निलंबित कोशिकाएं हैं, और इसी विलियन में वांछित डीएनए युक्त विलियन भी है इसके साथ। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, वांछित डीएनए बाहर है, इस निलंबित कोशिकाओं से बाहर है। तो अब उनको वांछित डीएनए को कोशिकाओं में प्रवेश करवाने के लिए, यानी कि ये जो माध्यम है यहाँ पर, ये इस तरह का माध्यम है, यानी इसके अंदर क्या है, ये जैसे माध्यम है ये वाला। ठीक है, इसको यहाँ पर देख सकते हैं हम। इस माध्यम में क्या है, ये कोशिकाएं हैं। ठीक है, और इन कोशिकाओं के बाहर जो है ये एक विलियन है। क्लियर? और इस विलियन में इस तरह से ये वांछित डीएनए हैं, जो कि इनके अंदर, कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करने होते हैं। अब देखिए इनके अंदर कोशिकाओं में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है अंदर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ भित्ति होती है, अंदर की तरफ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसको यहाँ पर इस तरह से एक इलेक्ट्रोड द्वारा जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं ये है इलेक्ट्रोड, ये वो विद्युत स्रोत है जिससे हम स्पंद इसको दे सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए इसको स्पंद दिया जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस विलियन को क्या किया जा रहा है, स्पंद दिया जा रहा है, यानी पल्स दिया जा रहा है। तो इन विद्युत झटकों की वजह से जो ये निलंबन है, जिसके अंदर निलंबित कोशिकाओं के साथ साथ वांछित डीएनए भी है, तो इसमें स्पंद उत्पन्न होता है, स्पंदन उत्पन्न होता है, और इस स्पंदन की वजह से इन झिल्लियों में क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जो कि क्षणिक, यानी कुछ देर के लिए बनते हैं, और अस्थायी छिद्र होते हैं। ठीक है, तो फिर जैसे ही ये छिद्र बनेंगे, तो ये जो वांछित डीएनए है ये इन डीएनए कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, क्लियर? तो लक्ष्य कोशिकाओं वांछित डीएनए युक्त घोल में रखा जाता है। ये वांछित डीएनए युक्त घोल है, और इसके अंदर लक्ष्य कोशिकाओं को रखा गया है यहाँ पर, और फिर इसको दिए जाते हैं विद्युत स्पंदन। उच्च वोल्टता के क्या दिए जाएंगे, विद्युत स्पंदन दिए जाएंगे, स्पंद दिए जाएंगे, जिससे यह डीएनए जो कि वांछित डीएनए है,
ये वाला जो है ये फॉरेन डीएनए या इसको हम वांछित डीएनए कह सकते हैं, जिसको हमें ट्रांसफर करवाना है कोशिका के अंदर। तो ये डीएनए पहले कोशिकाओं में प्रवेश करेगा और उसके बाद ये केंद्रक में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और इस कोशिका में जो डीएनए है उसके साथ ये समाकलित हो जाएगा। तो इस तरह का प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोपोरेशन विधि में अपनाया जाता है। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए, इस प्रकार की विधि में वांछित डीएनए को कोशिकाओं में प्रवेश करवाने के लिए विद्युत झटकों का सहारा लिया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इस विधि में करते क्या है कि इस विधि में एक ऐसा विलयन या घोल लेते हैं जिसके अंदर वांछित डीएनए होता है। तो ये है वो घोल, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ क्या होती हैं, लक्ष्य कोशिकाएं, यानी कि लक्ष्य कोशिकाओं को इस वांछित डीएनए युक्त घोल में रख दिया जाता है। तो यहां पर हमने रख दिया, ठीक है। इसके बाद इसे पल्स विद्युत स्रोत की सहायता से उच्च वोल्टता के झटके या स्पंद दिए जाते हैं। तो यहां से ये स्पंद इनको मिल रहे हैं और जब इसको स्पंद मिलते हैं तो फिर क्या होगा कि ये जो लक्ष्य कोशिकाएं हैं, इन लक्ष्य कोशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र बन जाएंगे। कहां पर? उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो यहां पर छिद्र बनने से ये वांछित डीएनए इन कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। तो पहले तो ये कोशिकाओं में प्रवेश करेगा और उसके बाद इन कोशिकाओं में उपस्थित इनका खुद का डीएनए, उसके साथ ये वांछित डीएनए समाकलित हो जाता है। तो इस तरह से हम मोनोकोट पादपों के लिए इस प्रकार से जीन ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। तो मोनोकोट प्लांट में इस प्रकार से जीन ट्रांसफर करवाया जाता है इलेक्ट्रोपोरेशन विधि द्वारा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला जो आता है वो है लिपोसोम निर्देशित जीन ट्रांसफर, लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या है। तो ये है लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन ट्रांसफर। इस विधि में क्या किया जाता है कि इस विधि में गोलाकार वसीय अणुओं का लिपिड मॉलिक्यूल का उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाएगा? इस विधि में गोलाकार लिपिड मॉलिक्यूल्स का प्रयोग करते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? लिपिड मॉलिक्यूल का प्रयोग करते हैं, जो कि कैसे होने चाहिए? गोलाकार होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? वही है कि जो माध्यम है, तो माध्यम में जल के साथ, किसके साथ? जल के साथ वांछित डीएनए होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होती हैं? साथ ही क्या होती हैं? लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये माध्यम है जिसमें जल है, लिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है। और क्या है? और है इसमें वांछित डीएनए, ठीक है। अब इस माध्यम में हम रखते हैं लक्ष्य कोशिकाओं को। किसको रखते हैं? लक्ष्य कोशिकाओं को। तो देखिए ये माध्यम है, ठीक है। और इस माध्यम में ये लिपिड मॉलिक्यूल हैं और इनके साथ साथ क्या है? इनसे जुड़े हुए जो कैप्सूल हैं ये लिपिड के, इनके साथ साथ क्या है? जो बाहरी डीएनए है इनके साथ ही होता है, इस प्रकार से, क्लियर। और ये लक्ष्य कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये लक्ष्य कोशिकाएं हैं, क्लियर। तो हमारे पास एक ऐसा माध्यम है
जिसके अंदर जल के साथ वांछित डीएनए है और लिपिड मॉलिक्यूल है। तो लिपिड मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के ये जो बाहरी डीएनए वो एक तरह का कैप्सूल बना सकते हैं। तो ये डीएनए युक्त लिपिड कैप्सूल पहले क्या करते हैं कि कोशिका कला से चिप जाते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर ये कोशिका कला है तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये आ गए, इनके साथ क्या है, डीएनए है, तो इसको हम कहेंगे लिपिड मॉलिक्यूल, डीएनए युक्त, ठीक है। कौन से डीएनए युक्त? वांछित डीएनए युक्त, ठीक है। और ये है कोशिका, इसके अंदर अपना एक केंद्रक होता है, उसके अंदर उसका डीएनए होता है, ठीक है। तो पहले ये क्या करेंगे, इस कोशिका कला से चिपक जाते हैं और उसके बाद उससे जुड़ जाएंगे, यानी इस कोशिका कला से ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। जुड़ने के बाद क्या होगा, इनमें उपस्थित जो ये लिपिड मॉलिक्यूल हैं, इनमें उपस्थित वांछित डीएनए पहले क्या करेगा, कोशिका में प्रवेश करता है। ये आ गया वांछित डीएनए अंदर, तो पहले ये कोशिका में प्रवेश करेगा और उसके बाद इस केंद्रक में प्रवेश करेगा, ठीक है। ये केंद्रक है, तो फिर इसके बाद ये कहाँ आ जाएगा, इस केंद्रक में आ जाएगा और उसमें उपस्थित डीएनए के साथ क्या हो जाएगा, समाकलित हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिपोसोम निर्देशित इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लिपिड मॉलिक्यूल की सहायता ली जाती है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं कि इस विधि में गोलाकार लिपिड मॉलिक्यूल का उपयोग करते हैं। माध्यम में एक ऐसा माध्यम है हमारे पास जिसमें जल के साथ लिपिड कैप्सूल हैं, जिस पर वांछित डीएनए है, ठीक है। तो ये माध्यम है, इसमें ये लिपिड कैप्सूल है जिसमें साथ में क्या है, वांछित डीएनए है और ये कोशिका है, ठीक है। अब इस माध्यम में लक्ष्य कोशिकाओं को रख दिया जाता है, तो ये है वो लक्ष्य कोशिकाएं। फिर क्या होगा, पहले ये लिपिड कैप्सूल क्या करेंगे, इस तरह से इस झिल्ली पर जुड़ जाएंगे, कोशिका की झिल्ली पर जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद क्या होगा, जुड़ने के बाद ये होगा कि इस झिल्ली पर छोटे छोटे छिद्र फिर से बन जाएंगे और फिर क्या होगा, फिर इस लिपिड कैप्सूल से वांछित डीएनए निकलकर इस कोशिका में प्रवेश कर जाता है झिल्ली के माध्यम से। और पहले ये कोशिका में प्रवेश करेगा, उसके बाद कोशिका के केंद्रक में प्रवेश करता है और वहां पर उपस्थित डीएनए के साथ समाकलित हो जाता है। तो इस तरह से लिपोसोम द्वारा जीन ट्रांसफर की यह विधि लिपोफैक्शन कहलाती है। इस विधि को क्या कहते हैं, लिपोफैक्शन कहलाती है, ठीक है। और यह विधि काम किस में लेते हैं हम, ये जीवाणुओं में, जंतुओं में, पादप कोशिकाओं में जीन ट्रांसफर की ये प्रभावी विधि होती है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, लिपोसोम मीडिएटेड में लिपिड मॉलिक्यूल का उपयोग करते हैं। तो लिपिड मॉलिक्यूल युक्त जो डीएनए है या वांछित डीएनए युक्त लिपिड कैप्सूल, इस तरह से भी हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसमें देखिए जीन ट्रांसफर की विधियां तो कंप्लीट हो चुकी है और अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इसमें, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या ट्रांसजेनिक, या जिसे हम पराजीनी पादप कहते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है, या हम इसको क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स।
तो देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्या होते हैं? आनुवांशिक रूपांतरित पादप, इसको तो हम कहेंगे पराजीनी पादप, ठीक है, और इसको हम कहेंगे आनुवंशिकतः रूपांतरित पादप। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आनुवांशिक पादप जो है, आनुवांशिक रूपांतरित पादप किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं, तो जीन ट्रांसफर के द्वारा ही इन्हें प्राप्त किया जाता है, इनको बनाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर वही विधि है, और विधि एक बार हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम क्या करना होता है। हमें सबसे पहले हमें एक क्या चाहिए? प्लाज्मिड चाहिए। क्या चाहिए? प्लाज्मिड। तो सबसे पहले हम प्लाज्मिड का चयन करते हैं, क्लियर। और उसके बाद प्लाज्मिड के चयन के बाद फिर हम क्या करते हैं? ट्रांसफर किए जाने वाले डीएनए या जीन का पृथक्करण करते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक पादप है ट्रिटिकम, या ट्रिटिकम ना कह करके हम कोई दूसरा प्लांट ले सकते हैं, जैसे हेलियंथस है, ठीक है, हेलियंथस एनस। क्या होता है? सूरजमुखी होता है, ठीक है। अब सूरजमुखी का हमें एक रूपांतरित पादप बनाना है। ये पादप कैसा है? ये है कौन सा पादप? ये रोगग्रस्त पादप है, ठीक है। एक तरह से हम इसको बता सकते हैं कि ये रोगग्रस्त पादप है, क्लियर। अब हमें एक क्या चाहिए? प्लाज्मिड चाहिए। तो प्लाज्मिड हम किसका ले सकते हैं? एग्रोबैक्टीरियम का ले सकते हैं, ठीक है। वही विधि है, एग्रोबैक्टीरियम से पहले टीआई प्लाज्मिड से वो जीन हटाए जाते हैं जो कि रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लाज्मिड आ गया इधर से, क्लियर। और इस हेलियंथस एनस जो कि एक रोगग्रस्त पादप है, तो हम इसकी विभजोतकी कोशिकाओं का, क्या? विभजोतकी कोशिकाओं का, ध्यान से सुनना, कौन सी? शीर्ष विभजोतक की, ठीक है, शीर्ष विभजोतक सेल्स, इसका डीएनए ले लेते हैं, ठीक है। इसका क्या ले लेते हैं? डीएनए ले लेते हैं, क्लियर। आगे बात समझ में? इसका हम क्या लेंगे? डीएनए लेंगे। तो इसका डीएनए आ गया, तो ये हो गया वांछित डीएनए, ठीक है। इसके बाद इनको हम मिला करके एक बना लेते हैं, कौन सा? रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड। ये है रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड, क्लियर। ये वो डीएनए है जो हमें आगे कोशिका में, होस्ट कोशिका में लेकर के जाना है, और प्लाज्मिड वाहक का काम करता है और बन जाता है रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड को फिर क्या किया जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम में स्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है। किसमें स्थापित कर दिया जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम में स्थापित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये तो रोग उत्पन्न करने वाला था। लेकिन अब हमारे पास जो रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड है वो रोग उत्पन्न नहीं करेगा, तो इसे अब एग्रोबैक्टीरियम में ट्रांसफर या स्थापित कर दिया जाता है। और अब हम जानते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है कि जो डाइकोट प्लांट है उनके अंदर क्राउन गॉल डिजीज उत्पन्न करता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि वो इन्फेक्शन करता है डाइकोट प्लांट में। तो इस एग्रोबैक्टीरियम से क्या करवाया जाएगा? फिर इन्फेक्शन करवाया जाएगा। किसमें? होस्ट कोशिका में। तो आगे इस एग्रोबैक्टीरियम से होस्ट सेल या होस्ट टिश्यू, ठीक है, या होस्ट प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और ये तीनों कौन से पादप के हैं? ये है सूरजमुखी के पादप के, ठीक है। इस सूरजमुखी पादप के जो अगर हम प्रोटोप्लास्ट लेंगे, ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट शीर्ष विभजोतक का ही लेंगे, या फिर हम शीर्ष विभजोतक युक्त टिश्यू ले सकते हैं, और या फिर हम शीर्ष विभजोतक की कोई भी कोशिका ले सकते हैं, ठीक है। तो इस एग्रोबैक्टीरियम का फिर इसमें क्या करवाया जाएगा? इन्फेक्शन करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, आगे इसका कल्चर करवाते हैं, ठीक है। आगे इसका
कल्चर माध्यम पर कल्चर होता है, और कल्चर होने से आगे क्या बनेगा, आगे बन जाती है रिकॉम्बिनेशन के माध्यम से वांछित जीन की अभिव्यक्ति होती है। तो यहां पर आ जाएगी रिकॉम्बिनेट टिश्यू, यानी ये जो एग्रोबैक्टीरियम ने इस होस्ट कोशिका को इन्फेक्शन किया है, इन्फेक्टेड हुई है ये कोशिका इससे, तो इसमें हम सब जानते हैं कि इसमें क्या है, रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड है। तो ये रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड इस होस्ट कोशिका में पहुंच जाएगा और उसके डीएनए के साथ मिल जाएगा, समाकलित हो जाएगा। फिर इसका कल्चर माध्यम पर कल्चर करवाते हैं, फिर हमारे पास जो उत्तक बनेगा वो होगा रिकॉम्बिनेट टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड भी साथ है, और रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड में क्या है, वांछित डीएनए है। इसके बाद फिर ये वांछित डीएनए इसके अंदर अपनी अभिव्यक्ति शो करता है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट जो बनेगा, ट्रांसजेनिक प्लांट में वांछित डीएनए की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है, यानी कि अब ये वांछित डीएनए जो है, यानी जिस कोशिका का या जिस प्लांट का हमने लिया है, या हम यहाँ पर वांछित डीएनए किसी दूसरी प्रजाति का भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमें संकरित पादप उत्पन्न करवाना है, इस प्रकार से ट्रांसजेनिक पादप की प्राप्ति की जाती है। क्लियर, ये तो हो गया इसका प्रोसेस। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो हमें जाननी आवश्यक है। पारजीनी या पराजीनी पादप क्या है, या आनुवांशिकतः रूपांतरित पादप क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि ये आनुवांशिकतः अभियांत्रित पादप है। ठीक है, क्लियर, यानी इनको आनुवांशिक रूप से अभियांत्रित किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। दूसरा, इन्हें पादप प्रजनन के अंतर्गत रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, इन्हें प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी या टेक्निक द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें टेक्निक कौन सी होगी, काम कौन सी आती है, डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी। इसके बाद ये जो पादप हैं, इनमें नई विशेषताओं या लक्षणों का समावेश होता है। ठीक है, जो भी ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं उनके अंदर मूल लक्षणों के अलावा कुछ नए लक्षण या नई विशेषताएं भी होती हैं, और ये गुण या विशेषताएं या लक्षण, ठीक है, तीनों ही बता सकते हैं हम। ये गुण, विशेषताएं या लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। उनकी संतानों में या संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। ठीक है, यानी अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों बने रहते हैं, क्योंकि हमने टेक्निक कौन सी काम में ली है, डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक काम में ली है। यानी कि हमने क्या किया है, जीन का हेरफेर किया है, जीन को आगे भेजा है। तो जीन क्या है, एक मूल लक्षण होता है। ठीक है, और ये जो जीन से संबंधित लक्षण है वो नई बनने वाली संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित ये जीव क्या कहलाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, GMOS कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
इनको हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से इनसे जो उत्पादित खाद्य पदार्थ हैं या इनसे प्राप्त खाद्य उत्पादों को हम क्या कहेंगे, आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से डाइकोट और मोनोकोट प्लांट के इस तरह से कई ट्रांसजेनिक पादप विकसित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक पादप ये होते हैं। क्लियर? तो अब देखिए ये तो हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे आगे कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसकी अचीवमेंट क्या है, तो हम पढ़ेंगे अगली क्लास।